वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे जेप्टो के आईपीओ के पहले तैयारी की, यूनियन बैंक पे फाइन लगा है और ईज माई ट्रिप प्लानर्स के शेयर आखिर 11% क्यों गिर गए। साथ ही हम बात करेंगे टैरिफ्स की और एक अमेजिंग स्टार्टअप की जो इंडिया से बन के बाहर गया है और सैम एल्टमन ने इसकी काफी तारीफ भी की है। उसके बाद हम बात करेंगे अकासा एयर की, इन्फोसिस की। सबसे पहली न्यूज है जेप्टो की। जेप्टो ने अपने पेरेंट कंपनी का नाम किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से बदल करके जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है और ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि जेप्टो अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इस नाम के बदलाव के लिए अप्रूवल भी दे दिया है और पहले स्विगी और जोमेटो ने भी अपना आईपीओ के वक्त या फिर आईपीओ से पहले नाम बदलने की कोशिश की थी। आपको भी पता होगा जब आईपीओ लॉन्च हो गया था जोमेटो का, तो अब जोमेटो एटर्नल नाम से हो गया है, यानी कि एटर्नल एक कंपनी है और उसका ब्रांड है जोमेटो, ब्लिंकिट, बिस्ट्रो, डिस्ट्रिक्ट, हाइपरलूप, ऐसी कंपनीज। और जेप्टो अगर अपना नाम बदलेगा तो फिर ब्रांड रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स के लिए क्लैरिटी भी आएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जेप्टो 2021 में लॉन्च हुआ था और अब ये 10 मिनट डिलीवरी मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर बन चुका है और आपको बहुत ही जल्द इसका आईपीओ भी देखने को मिलेगा क्योंकि जनवरी में ही कंपनी ने अपना हेड ऑफिस सिंगापुर से इंडिया शिफ्ट किया था और अब वो अपना नाम भी बदल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ आप जेप्टो में इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। अगली बिजनेस न्यूज है यूनियन बैंक की। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 37 लाख रुपीस का जुर्माना लगा दिया है क्योंकि 2011 से 2014 के बीच सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग में कमी देखी गई। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 15 अप्रैल को ये ऑर्डर दिया था और अब बैंक का ऐसा कहना है कि ऐसा कोई भी नॉन कंप्लायंस दोबारा नहीं होगा और इसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं। और इस न्यूज के आने के बाद यूनियन बैंक के शेयर्स 24.70 रुपीस पर ट्रेड कर रहे थे जो पिछले क्लोजिंग प्राइस से 1.88% से ऊपर था। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर 2011 से 2014 के बीच सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग में कमी की गई है तो फिर उस पे फाइन क्यों लगा है? ये तो अच्छी बात है ना। अब इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, ये जो FIU है यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे केसेस को रोकना, जिसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का टाइमली और सही रिपोर्टिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं यूनियन बैंक के केस में, इसका मतलब उनके ऊपर फाइन तो पड़ना ही था। अगली न्यूज है टैरिफ से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी चीजें रुक ही नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 245% का जबरदस्त टैरिफ लगा दिया है और उन्होंने बोला कि बॉल अब चाइना के कोर्ट में है। अब ये पूरा मामला है क्या? एक्चुअली यूएस चाइना से ट्रेड डील चाहता है लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है। वहीं पे चाइना ने भी जवाब दिया है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ बराबरी और रेस्पेक्ट के साथ होगी, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। China is fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. देखते हैं क्या होता है। मुझे तो मजा आ रहा है इन लोगों का ट्रेड वॉर देख के। बस मुझे डर इस बात का है कि कहीं इंडिया को इसका कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि टैरिफ्स बहुत सारी कंट्रीज पे लग गया है और इसी बीच यानी कि टैरिफ वॉर के बीच चाइना की इकोनॉमी ने Q1 में 5.4% का ग्रोथ दिखाया, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के एक स्टार्टअप की और ये बहुत ही अच्छा जवाब है पीयूष गोयल को। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडियंस ज्यादातर कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर कोई नया इनोवेशन नहीं करते हैं, और इस स्टार्टअप को सैम एल्टमैन ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ओपन एआई के जो सीईओ हैं, आपको पता ही है कौन है, सैम एल्टमैन, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि बेकार बेबी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी जगह है मार्केट में, लेकिन हर किसी को क्रेडल वाइज स्मार्ट क्रिब जरूर लेना चाहिए। और ये प्रोडक्ट क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये बेसिकली एआई
पावर्ड क्रिब बेंगलुरु में डिजाइन हुआ था और बेबीज को बिना जगाए वापस सुला देता है। ये जो टूल है, टूल क्या, जैसे वो बच्चों का होता है ना, जिसमें आप बच्चों को लेटा देते हो, फिर माताएं ऐसे ऐसे हिलाती हैं उसको, वो झूला कहते हैं उसको हमारे लैंग्वेज में, तो उसमें फिर बच्चे सो जाते हैं। और इसका जो अच्छी चीज है वो ये है ना कि बच्चों को रुलाने से पहले ये तुरंत उनको सुला देता है यूजिंग मोशन और साउंड। और ये जो क्रिब बनाया गया है वो जो फाउंडर्स है उनका नाम है राधिका और भारत पाटिल, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब ये स्टार्टअप आया कैसे उनके माइंड में, क्योंकि ये ना अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस से इंस्पायर हो रहे थे, क्योंकि 2016 में ये स्टार्टअप जब उन्होंने शुरू किया था तो उनके भी जो बच्चे हैं, फिर उनको आप समझ रहे हो ना, पेरेंट्स को कभी कभी रात में अचानक से बच्चे रोने लगते हैं, फिर बच्चों को सुलाने में भी टाइम लगता है, तो उससे उन्होंने इंस्पिरेशन ली और फिर उन्होंने ये प्रोडक्ट डेवलप किया। अगली न्यूज है इजी ट्रिप प्लानर्स की। अब इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर्स कल 11% गिर गए और बहुत लोग सोच रहे थे कि ऐसा हुआ क्या। देखिए क्या हुआ, एक रिपोर्ट निकल के आई जिसके मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने क्या किया कि ईज माई ट्रिप के प्रमोटर निशांत पिट्टी से जुड़ी हुई कई जगहों पर रेड डाला, और इन रेड्स में दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, चंडीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, चेन्नई और सांबलपुर जैसे 15 सिटीज शामिल थे। अब इस वजह से इन्वेस्टर्स घबरा गए, क्योंकि एक साथ इतने जगहों पे अगर ईडी रेड कर रहा है तो फिर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और इसी वजह से ये स्टॉक 13.35 रुपीज से गिर करके 11.90 रुपीज तक चला गया, और कंपनी का मार्केट कैप 4,288 करोड़ रुपीज तक आ गया। वैसे मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्टर हूं, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि अभी मैं सेल कर दूं या फिर होल्ड करूं। बट ये जो न्यूज आई है ना, ये बहुत ही गड़बड़ न्यूज है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि इनके प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स भी सेल किए हैं, और ना कि सिर्फ निशांत पिट्टी, उनके एक और प्रमोटर है, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने भी अपने स्टेक सेल किए थे कुछ टाइम पहले ही। तो इन लोगों ने अपने 40% स्टेक सेल कर दिए हैं, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस इस कंपनी पे थोड़ा सा डगमगा रहा है। लेट्स सी मैं क्या डिसीजन लेता हूं। बट आप बताओ मेरे को, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सेल करके बाहर निकल जाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि थोड़ा सा बुल रन आए, मेरा लॉस कवर हो जाए, फिर मैं इसको सेल करके बाहर निकलूं इस कंपनी से? और आपकी राय इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब आपके साथ सिचुएशन बुरी होती है तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन अगर किसी और की लाइफ में कोई चीज खराब हो रही होती है तो आपसे अच्छा और आपसे बेहतरीन एडवाइजर कोई नहीं होता, क्योंकि जब अपने साथ बुरा होता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता है। अगली न्यूज है अकासा एयर की। अकासा एयर ने अपनी सारी दिल्ली फ्लाइट्स टर्मिनल 1 पे शिफ्ट कर दी है, जो 15 अप्रैल से लागू हो गया है, और ये डिसीजन एयरपोर्ट की मेंटेनेंस एक्टिविटी के चलते लिया गया है। पहले अकासा और इंडिगो दोनों T2 से ऑपरेट करते थे, और अब T1 का एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है, जिसमें 40 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। अब मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर ये T1 T2 है क्या? अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वरना कल हम इसका आंसर आपके सामने जरूर रखेंगे। अब अगर मैं आगे आपको कुछ चीजें बताऊं तो ये जो एयरलाइन है अकासा एयर, उनका कहना है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ मिल करके काम कर रहे हैं ताकि पैसेंजर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। साथ ही कस्टमर को शिफ्ट के बारे में भी एक्टिवली इन्फॉर्म किया जा रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने पुणे के एम्बेसी टेक जोन में 1.3 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस लीज पे लिया है, और इसका मंथली रेंट इन्फोसिस 70.4 लाख रुपीस दे रही है, और ये रेंट 3 साल के लिए है, यानी कि ये जो पूरा लीज है वो 3 साल के लिए है, और हर महीने 70 लाख रुपए इन्फोसिस देगी। अब ये जो लीज है वो जून 2024 से ही स्टार्ट हो गया था, और रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, और ये जो स्पेस है वो हिंजवेडी फेज 2 में है। वहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्फोसिस ऑलरेडी पुणे के कई ऑफिसेस में काम कर रही है। अब हो ये रहा है कि आईटी सेक्टर और बीएफएसआई सेक्टर में, बीएफएसआई यानी कि बैंक, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो इसके चलते इनका काम बढ़ रहा है, और फिर ऑफिस तो लेना ही पड़ेगा, और इन सभी चीजों की वजह से ऑफिस स्पेस एब्जॉर्प्शन 9% तक बढ़ गया है। अब अगर आपको ऑफिस स्पेस एब्जॉर्प्शन मतलब नहीं पता तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। और ये जो लीजिंग का पूरा सिस्टम चल रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि Q1 FY 2025 में टेक सेक्टर का लीजिंग में सबसे
सबसे बड़ा शेयर है और ये शेयर है 32% का। और आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की बिजनेस न्यूज। लेता हूँ मैं आपसे अलविदा और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।